Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज वापस से डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट का टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेकेंड यूट्यूब क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास किए थे। फर्स्ट क्लास अगर पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर उसको पहले देख लीजिए। ये टॉपिक जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंडर में आता है और ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशंस, प्रोफेशनल कोर्सेज, बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग घर 3 टाइप का है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जहां मकान मालिक रहता है, लेट आउट प्रॉपर्टी जहां किरायादार रहता है, टेनेंट रहता है, और इसी से रिलेटेड सम्स मैंने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जहां दोनों कोई रहता है, मकान मालिक भी रहता है, किरायादार भी रहता है। आज हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे जिसमें लेट आउट प्रॉपर्टी के साथ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी आने वाला है। लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला वगैरह, फॉर्मेट वगैरह ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे, अब उसमें नहीं जा रहे हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला है, मेरा मोटिव है यूट्यूब क्लासेस का कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को सम सॉल्व करवाया जाए ताकि उसका बेसिक स्ट्रांग हो और कंसेप्ट और अच्छा डेवलप हो, और जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस और परफेक्शन मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा सेल्फ ऑक्युपाइड का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद अपना स्टडी मटेरियल का एक सम सॉल्व करेंगे। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। इस घर में कौन रहता है? इस घर में मकान मालिक रहता है, किराएदार नहीं। एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का स्टार्ट होता है इनकम एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से स्टार्ट होता है। यानी आप ऐसा सोच सकते हैं, एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का साल भर का इनकम नील। नील क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी में मकान मालिक खुद रहता है, उसको तो भाड़ा मिलता नहीं है, 1 रुपया भी भाड़ा नहीं मिलता है, तो उसका इनकम है नील। तो एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से शुरू कीजिएगा, जो हमेशा नील होगा, ऑलवेज नील। 2 सेक्शन आपको दिख रहा है, अंडर सेक्शन 23(2)A, अंडर सेक्शन 23(2)B। बहुत कोई पूछते हैं सर ये एडजस्टेड एनुअल वैल्यू क्या है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिया हुआ नाम है, और आप सिंपल हिंदी में आप समझ सकते हैं साल भर का इनकम। साल भर का इनकम एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, सेल्फ ऑक्युपाइड में ऑलवेज नील, क्योंकि इनकम हुआ ही नहीं, मकान मालिक था घर में। अब ये 2 सेक्शन क्यों आया? तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 23(2)A सब सेक्शन 2 क्लॉज ए। ये क्या है? एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जहां मकान मालिक साल भर घर में था, घर छोड़ के नहीं गया था, साल भर था अपना फैमिली के साथ या खुद था। कैनॉट ऑक्युपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस पर्पस अंडर सेक्शन 23(2)B। क्या है ये? एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जहां पर साल भर मकान मालिक नहीं था, बाहर गया हुआ था एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, या तो नौकरी के काम से या तो बिजनेस के काम से बाहर गया था, और उस समय घर को लॉक एंड की करके गया था, ताला लगा के गया था, कोई किराएदार बैठा के नहीं गया था, घर खाली पड़ा था। तब सेक्शन हो जाएगा 23(2)B। याद रखिएगा, घर में ताला लगा के गया था, या तो इस काम से गया था, नौकरी के काम से, ट्रांसफरेबल जॉब है, या तो बिजनेस का काम से गया होगा, बिजनेस टूर में गया होगा। जो भी हो, 23(2)A हो या 2B हो, ऑलवेज नील होगा। यानी साल भर मकान मालिक रहे तो 23(2)A तब भी नील। साल भर मकान मालिक नहीं था, कुछ समय के लिए बाहर गया था, घर में ताला लगा के गया था, नौकरी का काम से या बिजनेस का काम से गया था, तो भी नील। कुछ ना बोले तो ऑलवेज 23(2)A मानकर चलिएगा। यहां से बस एक ही डिडक्शन मिलेगा। याद कीजिए, सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शन मिला था, ये देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला डिडक्शन। यहां पर सिर्फ एक ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24(B। इस इंटरेस्ट ऑन लोन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या रेस्ट्रिक्शंस है मैंने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है, अभी मैं थोड़ा सा सिंपल बता दूंगा। अगर आप ये लोन लिए हैं घर के लिए और घर के पीछे खर्च किए हैं, घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए, तो ही माइनस होगा।
और एक्चुअल बेसिस मतलब ये आपका ईयर का होना चाहिए, ड्यू है तो भी माइनस होगा, पेमेंट हो गया तो भी माइनस होगा, बट सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर का। और यह मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के टाइम, अगर आपने लोन लिया है 1999 के बाद, अगर आपने लोन लिया है 1999 के बाद अगर लोन लिया है, 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है नया घर के लिए, या घर खरीदिए या घर बनाइए। और पुराना घर के लिए 30,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। अगर आपने लोन लिया है 1499 से पहले, तो नया के लिए लीजिए या पुराना के लिए लीजिए, पुराना घर तोड़ के बनाइए, मरम्मत कीजिए, या नया घर खरीदिए बनाइए, जो भी कीजिए 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा कब? अगर लोन लिया है 1499 से पहले, और अगर 1499 को या उसके बाद लिया है लोन, तो पुराना घर के लिए अगर लिया है तो 30,000, नया घर के लिए लिया है तो 2 लाख तक माइनस हो सकता है। माइनस करने के बाद फाइनली जो पैसा बाहर जाएगा या तो नील या तो नेगेटिव अमाउंट बाहर जाएगा। यह है एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन इनकम। चलिए अपना स्टडी मटेरियल का एक सम सॉल्व करते हैं। मिस्टर सेन इज द ओनर ऑफ 3 हाउस। इनका 3 घर है, तीनों घर का इंफॉर्मेशन दे दिया। पहला घर में खुद रहता है सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकेंड घर भाड़ा में दे दिया, थर्ड घर में खुद बिजनेस करता है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का आपने अभी रूल देखा था, फिर मैं दिखाना चाहता हूं एक बार। स्टार्ट होगा एडजस्टेड एनुअल वैल्यू से, हमेशा नील। मान लीजिएगा साल भर वो घर में था, तो ये देखिए पहले नेचर लिखने को लिए बोला था मैंने, ऊपर में हेडिंग उसी तरह, आप क्या कंप्यूट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आपका अपना असेसमेंट ईयर, आपका अपना प्रीवियस ईयर। एडजस्टेड एनुअल वैल्यू कुछ नहीं बोला, मान लीजिए साल भर घर में था, तो सेक्शन क्या लगेगा? अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए, ऑलवेज नील। यहां से क्या माइनस होगा? सिर्फ डिडक्शन माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन। देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन इस घर का था या नहीं था। देखिए 48,000 था, कुछ नहीं बोला। मान लीजिए ये लोन आपने लिया था 1499 के बाद, तो आप 2 लाख तक माइनस कर सकते हैं, या 48,000 का है तो पूरा माइनस कर सकते हैं। सेक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ये देखिए 48,000। अब सोचिए जीरो से आप 48,000 माइनस कर रहे हैं, तो नेचुरली आंसर नेगेटिव में माइनस में आएगा। तो पहला घर में आपका लॉस हो गया 48,000, नेगेटिव मींस लॉस हो गया। सेकंड घर क्या था? लेट आउट, नेचर लिखिएगा। अब देखिए एक लेट आउट प्रॉपर्टी का हम लोग रूल पढ़े थे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से शुरू होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको पार्ट 1 में बताए थे। अगर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों दे दिया, म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव, तो दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस सवाल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक नया चीज आ रहा है। यह सवाल में देखिए एक फेयर रेंट का कंसेप्ट आ गया है। 1,92,000 का एक फेयर रेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दोनों आ गया। तो अब आपको स्टेप में जाना पड़ेगा, स्टेप 1 स्टेप 2। पहले क्या होता था? म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव अगर दे दिया, दोनों में बड़ा वाला को चॉइस कर लीजिए। लेकिन अब दोनों दे दिया है, दोनों दे दिया मतलब म्युनिसिपल वैल्यू के संग फेयर रेंट भी दे दिया। ये फेयर रेंट क्या चीज है? आप ही का एरिया में आपके जैसा और भी तो घर होगा, उस घर का जितना रेंट होगा आपका घर का भी रेंट उतना ही पकड़ लेगा गवर्नमेंट। रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी, रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी। आप ही का एरिया में आपके जैसा घर का जो रेंट चल रहा है, आपका घर के लिए भी वही रेट वो पकड़ लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका घर का उतना ही रेंट मानेगा, उसी को कहते हैं फेयर रेंट। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का बड़ा वाला को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बड़ा वाला मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो बड़ा होगा। और स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 में आपको लेना पड़ेगा रेंट रिसीव्ड। स्टेप में कब जाएंगे? जब म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव्ड के अलावा फेयर रेंट अगर दे दिया या स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, तब हम लोग जाएंगे।
देखिए यहां पर फेयर रेंट दे दिया। अब हम लोग को स्टेप में जाना पड़ेगा। स्टेप 1 का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप में कब जाएंगे? जब म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव के अलावा फेयर रेंट दे दिया तब जाएंगे, या स्टैंडर्ड रेंट दे दिया तब जाएंगे। यहां फेयर रेंट दिया था इसलिए मुझे स्टेप में जाना पड़ा। स्टेप का नाम क्या है? पहला स्टेप का नाम है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में बड़ा वाला को चूज करेंगे तो 1,92,000 आएगा। ये देखिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, 1,92,000। स्टेप 2 में क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव, जितना रेंट आपको मिला है। कितना रेंट मिला है? 1,92,000 रेंट मिला है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये देखिए 1,92,000। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले क्या होता था? पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता था, ये देखिए क्या बताए थे, म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव में जो बड़ा होगा वही आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब दोनों स्टेप में जो बड़ा होगा वही होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोनों स्टेप का अमाउंट सेम है, देख लीजिए, तो किसी एक को ले लीजिए। ये हो गया अब आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो आज आप क्या सीखे? पार्ट 1 में ये चीज नहीं था पहला क्लास में। आज क्या सीखे? आज एक नया चीज आ गया, फेयर रेंट। अगर फेयर रेंट आ जाएगा तो कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखें। और आज आप एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का भी कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं। तो स्टेप 1 स्टेप 2 में जो बड़ा है दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और स्टेप का कैलकुलेशन तब करेंगे जब म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट रिसीव के अलावा फेयर रेंट भी दे देगा तो स्टेप में जाएंगे। स्टेप 1 में क्या लेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा वाला को चूज करेंगे, नाम देंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप 2 में क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा? दोनों में जो बड़ा होगा दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये देखिए, दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स और एनी अदर टैक्स पेड बाय द ओनर। ओनर ने जितना पेमेंट किया, देखिए म्युनिसिपल टैक्स 10% बोल दिया जो म्युनिसिपल वैल्यू पे निकाला जाता है, कुछ नहीं बोला। मान लीजिए ओनर पेमेंट किया, म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 1,60,000 है। 1,60,000 का 10% म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। ये देखिए, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स 1,60,000 का 10% 16,000 आएगा। माइनस करेंगे किससे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से माइनस करेंगे। 1,92,000 से 16,000 माइनस करेंगे तो नीचे एक अमाउंट आएगा। इसका दो नाम है, ये देखिए, या तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किए ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, नीचे जो आया, या तो नेट एनुअल वैल्यू। कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं, कोई भी एक नाम दे दीजिए। यहां से डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24। दो ठो डिडक्शन मिलता है, आपने देखा था। एक लेट आउट प्रॉपर्टी में सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। ये जो अमाउंट आया इसका 30%, तो आपने अभी अभी तो निकाला है, इसका 30% आप निकालिएगा, नाम दीजिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। नेट एनुअल वैल्यू का 30% ये आएगा अमाउंट। सेकेंड डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। रहा तो मिलेगा, नहीं रहा तो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेकिन कंपलसरी मिलेगा, हर लेट आउट प्रॉपर्टी में मिलेगा। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन इस घर का था या नहीं? इंटरेस्ट ऑन लोन इस घर का 24,000 था तो माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 24, दोनों मिलाकर टोटल डिडक्शन मिला। सेकेंड प्रॉपर्टी में इतना डिडक्शन मिला, इनकम इतना, डिडक्शन इतना, फाइनली बाहर गया इतना। ये सेकेंड प्रॉपर्टी का इनकम। पहला प्रॉपर्टी से याद कीजिए, पहला प्रॉपर्टी से लॉस हुआ था अपना 48,000। थर्ड घर का नेचर क्या है? इस घर में वो खुद बिजनेस करता है। जिस घर में मकान मालिक खुद बिजनेस करता है उसका इनकम इस हेड में नहीं आएगा, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगा। उसका इनकम कहां आएगा? बिजनेस प्रोफेशन के अंडर में आएगा, जहां मकान मालिक खुद बिजनेस करता है। टेनेंट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मकान मालिक अगर खुद बिजनेस करे तो इस घर का इनकम कैलकुलेट होगा। इस चैप्टर के अंडर में कैलकुलेट नहीं होगा। किसके अंडर में कैलकुलेट होगा? बिजनेस प्रोफेशन के अंडर में कैलकुलेट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहला दो घर का इनकम को ऐड कर देंगे। फाइनल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पता चल गया। पहला घर से लॉस था, दूसरा घर से इनकम था, एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट आप कर सकते हैं, एक घर का लॉस दूसरा घर में सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनल इनकम दो प्रॉपर्टी मिलाकर 51,200। और थर्ड प्रॉपर्टी के लिए आपको नोट लिखना पड़ेगा। वो घर के बाहर आप नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस घर का इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 3 इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
सिंस द एसएसी हैज ऑक्युपाइड द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस, इस प्रॉपर्टी में वो खुद बिजनेस करता है, इसीलिए। आज यहीं तक, अगले क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।